हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि लैच क्या होता है और यह कितने टाइप्स के होते हैं और जो हमारी लैच है वो किस किस से बनती है। आज इस वीडियो में जानेंगे हम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि नैंड गेट से हमारी लैच कैसे बनकर तैयार होती है और जो नैंड गेट की आईसी थी वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, जिसकी आईसी नंबर होती है 7400। इसमें गेट नंबर 1 और 2 इनपुट होता है और 3 से आउटपुट होता है। 4 और 5 इनपुट और 6 आउटपुट के लिए होता है और 7 हमारा ग्राउंड होता है और जो 14 नंबर होता है वो हमारा VCC के लिए होता है। और इसके बाद 2 इनपुट आउटपुट, 2 इनपुट और लास्ट वाला आउटपुट होता है 9 नंबर। ऐसे ही जैसे हमारा ये नॉर गेट से हम लैच को बना रहे हैं, तो लैच इसके लिए जो हमारी IC यूज होगी वो 7402 की IC यूज होगी। इसमें हमारा क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। हमारा 1 नंबर पर आउटपुट होता है और 2 और 3 इनपुट होता है। इसमें 4 नंबर हमारा आउटपुट होता है, 5 और 6 इनपुट होता है और 7 हमारा ग्राउंड होता है। 14 नंबर जो हमारा ये VCC के लिए होता है और उसके बाद हमारा आउटपुट, उसके बाद 2 इनपुट, उसके बाद आउटपुट और 2 इनपुट के लिए होते हैं। जो हमारा 9 और 10 अगर हम बोले तो अन्य इनपुट के लिए होते हैं और 11 आउटपुट के लिए होते हैं। और हमारा जो ये XOR जो हमने बनाया था, एक तरीके से XOR से यूज करके देखा तो हमारा उसमें आउटपुट नहीं आ रहा था, तो हमने अपनी तरफ से वो बनाकर देखा था, लेकिन उससे जो स्पेसिफिक जो आंसर है वो हमारा नहीं आ रहा था। तो हमने नैंड और नोर उसमें बनाया गया, तो नेक्स्ट इन्हीं से हमने आउटपुट लाने की कोशिश की है। तो देखो, सबसे पहले हम जो इस पे है, लास्ट कंडीशन में हमने बताया था कि हमने S और R की वैल्यू को क्यों चेंज किया है। अब हम सेम कंडीशन इसमें भी रखते हैं, इसको हम R मानते हैं और इसको हम S मानते हैं। और हमारी क्यू और क्यू बार की वैल्यू जो होती है, वो जो क्यू और क्यू बार जो आउटपुट आता है, इस क्यू और क्यू बार को हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। तो हमारी सबसे पहले इसको 0 0 पर रखते हैं, ये 0 और ये 0। हमारी नॉर गेट क्या बोलती है कि अगर हमारा इनपुट में हम 0 0 देते हैं तो आउटपुट में हमारा 1 आता है, और 0 और 1 की कंडीशन में हमारा 0 आएगा, 1 और 0 की कंडीशन में भी हमारा 0 आएगा, और अगर हमारा 1 1 इनपुट देते हैं तो भी हमारा 0 ही आएगा। तो अब हमारे जब डबल इनपुट जब हमारे 0 0 होंगे तो ही हमारा जो आउटपुट है वो 1 रहेगा। इसे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जब हमारे इनपुट में 1 आता है तो हमारे जो आउटपुट है वो सीधे 0 हो जाएंगे। तो अब हमारे फ़िलहाल 0 0 है, तो 0 में हमारा आउटपुट 1 भी आ सकता है, ये देखिए इधर 1 भी आ सकता है और ये 0 भी आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रीवियस वैल्यू मानेंगे कि क्यू को हम 1 मानते हैं और क्यू बार को हम 0 मानते हैं। तो जैसे ये हमारा 0 ऊपर गया तो हमारा 0 और ये 0 आउटपुट में मेरा 1 आ गया। ये देखो 0 0 आउटपुट में 1 आ गया, और यही 1 मेरा फीडबैक होकर गया और 0 और 1 मेरा आउटपुट में 0 आ गया। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे मैंने प्रीवियस वैल्यू को लिया है, ये देखिए, ये जैसे इनपुट में 0 रहा, ये इधर 0 रहा, और ये इधर से मैंने प्रीवियस वैल्यू 0 माना है, तो इसका जो आउटपुट आएगा उसी आउटपुट को मैं नीचे लेकर जाऊंगा, ना कि प्रीवियस वैल्यू को। अगर मेरी प्रीवियस वैल्यू अलग भी रहती है तो मैं प्रीवियस वैल्यू को नहीं बल्कि आउटपुट को ही ऐसे लेकर जाऊंगा, जिससे मेरा जो आउटपुट है वो स्टेबल रहे। लेकिन उसमें जो हमारी टॉगल की कंडीशन होती है उसी में ऐसा होता है, तो मैं आगे आपको और भी दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी, ये हमने प्रीवियस वैल्यू मिटा देते हैं, इधर हमारा इसमें आउटपुट लिखते हैं हम 1 और 0। लेकिन 1 0 लिखने पर ये हमारा जो सेट की कंडीशन लग रही है, लेकिन ये हमारी सेट की कंडीशन नहीं है। तो इससे बचने के लिए हम, जैसे जो हमें बाद में समझ में आ जाए, तो इसको हम क्यू और क्यू बार से डिनोट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी ये प्रीवियस वैल्यू है। प्रीवियस वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में P.V लिखते हैं। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन डालते हैं, हम R को 1 करते हैं, ये R को 1 किया और इसको 0 करते हैं, तो हमारा एक भी इनपुट 1 हुआ तो सीधा आउटपुट हमें 0 मिल जाएगा, और ये 0 फीडबैक होकर इधर आया
0 और 0 आउटपुट में मेरा 1 मिल जाएगा। तो ये मेरा इधर क्याऊ की वैल्यू मुझे 0 मिली है और ये मुझे 1 मिला है। तो मैंने बताया था कि क्याऊ की वैल्यू 0 होने पर ये हमारा रीसेट हो जाता है, रीसेट की कंडीशन बोली जाएगी इसे। और अब नेक्स्ट वैल्यू इनपुट करते हैं। s को मैंने 1 किया है, ये देखिए s को 1 किया और इसे r को 0 किया है। यहाँ पर s और r का मतलब होता है, r का मतलब रीसेट और s का मतलब होता है सेट। अच्छा, अब हम जैसे कि वैल्यू मैंने इनपुट की है, ये मैंने 1 इनपुट किया है, तो 1 होने पर मैंने बताया था कि आपका सीधा आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ये 1 है तो इधर मेरा ये 0 हो जाएगा और ये 0 इधर से इधर गया तो 0 और 0 मेरा आउटपुट में 1 आ गया। तो मेरा 1 आउटपुट क्याऊ बार की वैल्यू है ये 1 और ये जो मेरा 0 आया है। तो क्याऊ की वैल्यू जो 1 आती है तो हम इसे सेट की कंडीशन बोलते हैं, ये सेट की कंडीशन हो गई। और अब हम r और s जो आउटपुट लास्ट है उसमें 1 1 की कंडीशन डालते हैं, 1 और 1। ये देखिए अगर मेरा एक भी आउटपुट 1 हुआ तो मेरा सीधा जो इनपुट है 1 हुआ तो ये सीधा आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इनपुट ये दोनों मेरे 1 1 हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली 0 भी नहीं कर सकता और इसकी वजह ये है कि कहीं मेरा ये लास्ट में 00 जो आउटपुट है वो ना रह जाए। तो ये देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ये भी ट्रिक यूज करके देखूँगा। जैसे ये 0 है 1 है तो इसको मैं इधर ये 1 आया है तो मैं इसको आउटपुट में सीधा 0 लिख दूँगा और ये 0 इधर फीडबैक होकर आया 0 और 1 मेरा आउटपुट में भी 0 आया। और मैंने जब लास्ट में बताया था इस कंडीशन में कि जैसे मेरा कोई भी वैल्यू अगर मेरी आउटपुट में सेम आती है तो वह मेरी इनवैलिड हो जाती है। तो मेरा यहाँ पर आउटपुट जो है वो ये 0 और 0 आया है, ये 0 और ये 0 आया है। तो इस कंडीशन को मैं इनवैलिड बोलूँगा और या फिर डोंट केयर की कंडीशन बोलूँगा, या डाटा जो मेरा है वो डिले होकर मिल रहा है या डोंट केयर में मिल रहा है। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए हमारा जो है SR फ्लिप फ्लॉप आया जिसमें क्लॉक का यूज होता है।